साल 2009। 19 साल की ख्याति श्रेष्ठा नेपाल के पाटनगर काठमांडू के जुबिलेंट कॉलेज में पढ़ाई करती थी। ख्याति अपने माँ बाप राधा और गोपाल की अकेली औलाद थी, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप की लाडली भी थी। इतना ही नहीं, वो पढ़ाई में बहुत ही तेज़ और होशियार थी। उसकी तमन्ना थी पायलट बनने की और अपनी बेटी के इस सपने के लिए गोपाल श्रेष्ठा ने सन 2006 में अपने गांव का घर छोड़कर काठमांडू रहने के लिए आ गए थे। काठमांडू के बलाजू इलाके में उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया और वहीं रहने लगे। मकान मालिक था 42 साल का बीरेन प्रधान, जो कि एक स्कूल में बायोलॉजी टीचर था। ख्याति अपने मकान मालिक से ही प्राइवेट ट्यूशन भी लेने लगी और इस तरह दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। करीब 1 साल बाद मकान मालिक बीरेन ने अपना अपार्टमेंट बेचने का फैसला किया, जिसकी वजह से ख्याति और उसके माँ बाप को फिर से घर ढूंढना पड़ा। इस बार इन्होंने ख्याति के कॉलेज के पास में ही घेतकुलो इलाके में घर रेंट पे लिया। 5 जून 2009 की सुबह ख्याति के फ़ोन पर किसी अनजान औरत का फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली महिला बताती हैं कि ख्याति ने महिलाओं के प्रसिद्ध मैगज़ीन वाव की तरफ से 20,000 रुपये का इनाम और पोखरा की फ्री टिकट जीती हैं। फ़ोन करने वाली महिला आगे बताती हैं कि अगर ख्याति ये इनाम हासिल करना चाहती हैं तो उसे पुताली सारक नाम की जगह उस महिला से मिलना होगा। पोखरा नेपाल का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ख्याति ये सुनकर खुशी से झूम उठी। उसने अपने माँ बाप को ये बात बताई। ख्याति के माता पिता ने सावधानी बरतते हुए ख्याति को अपने साथ पड़ोस के एक लड़के और ख्याति के दोस्त को साथ ले जाने को कहा। ख्याति और उसका दोस्त जब उस पते पर पहुँचे तो वहाँ करीब 18 साल की एक लड़की उनका इंतज़ार कर रही थी। उस लड़की ने ख्याति को बताया कि उन्हें सिर्फ कुछ लीगल पेपर साइन करने होंगे, ख्याति को मैगज़ीन के लिए इंटरव्यू देना होगा और उसके बाद इनाम की रकम उन्हें सौंप दी जाएगी। इस लड़की को देखकर ख्याति और उसके दोस्त को तसल्ली हो गई कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, तो वो ख्याति को उस लड़की के पास छोड़कर वहाँ से चला गया। जिसके बाद ख्याति भी अपने माँ बाप को फ़ोन करके बताती हैं कि उसने इनाम जीत लिया है और वो कॉफ़ी शॉप में बैठकर फॉर्म भर रही है। जिसके बाद ख्याति उस लड़की के साथ टैक्सी में बैठकर खुशीबू इलाके के एक अपार्टमेंट में जाती है और यहाँ से कहानी के डरावने पहलू की शुरुआत होती है। ख्याति को गए अब करीब 1.5 घंटा हो चुका था। उसका आखिरी फ़ोन भी 1 घंटे पहले आया होगा। 2:30 बजे के बाद ख्याति के माँ बाप ने ख्याति को फ़ोन करने की कोशिश की, पर ख्याति किसी का फ़ोन नहीं उठा रही थी। ये होते होते शाम हो गई और रात भी हो गई, पर ख्याति की कोई खबर नहीं आई। ऐसे में जो लड़का ख्याति के साथ इनाम लेने गया था, उसके फ़ोन पर ख्याति के फ़ोन से ही एक मैसेज आया, जिसमें लिखा हुआ था, हमने ख्याति को अगवा कर लिया है। अगर आप लोग ख्याति को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तैयार रखें। साथ साथ उन्होंने बताया कि ये लोग नेपाल की सबसे खतरनाक माफिया गैंग के मेंबर हैं और अगर किसी भी तरीके से पुलिस को पता चलता है तो ये लोग ख्याति को जान से मार देंगे। वो लड़का भागा हुआ ख्याति के माँ बाप के पास पहुंचता है और उन्हें एसएमएस दिखाता है। इस मैसेज को पढ़कर ख्याति के माँ बाप के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ख्याति की माँ राधा बेतहाशा रोने लगती हैं। ख्याति के माँ बाप ख्याति की रिहाई के बदले 10 लाख रुपए देने को तैयार हो गए। हालांकि उन्हें कुछ दिन का टाइम लगा। ख्याति के माँ बाप ने ख्याति की पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसे इकट्ठे किए थे। उन्हीं पैसों से अब वो ख्याति को छुड़ाने वाले थे। पैसे इकट्ठे होने की जानकारी जब किडनैपर को पहुंचाई गई, उसके बाद भी किडनैपरों ने ख्याति के माँ बाप को बहुत परेशान किया। वो ख्याति के माँ बाप को एसएमएस के ज़रिए दूर दूर के इलाकों में पैसे लेकर बुलाते और जब ये लोग वहाँ पहुँचते तो पैसे लेने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता। एक बार तो ख्याति का कज़िन पैसे लेकर 180 किलोमीटर दूर इंडो नेपाल बॉर्डर तक पड़ गया। वहाँ भी ना तो किडनैपर पैसे लेने आया और ना ही ख्याति के कोई समाचार। ये सब करके किडनैपर शायद देखना चाहते थे कि ख्याति के माँ बाप ने पुलिस को बताया तो नहीं। जब उन्हें तसल्ली हो गई तो आखिरकार उन किडनैपरों ने
ख्याति के माँ बाप को काकरबिट्टा नाम की एक जगह बुलाया। काकरबिट्टा काठमांडू से 170 किलोमीटर दूर इंडिया की बॉर्डर पर है। 17 जून 2009 ख्याति के किडनैप होने के 12 दिन बाद ख्याति की मां राधा और उनका नौकर राम 10 लाख रुपए लेकर काकरबिट्टा पहुंचते हैं। दोनों रात एक होटल में गुजारते हैं क्योंकि अगले दिन उन्हें किडनैपर को पैसे देकर ख्याति को छुड़वाना था। जिस होटल में राधा और राम रुके थे उसी होटल के बाहर उसी रात राधा एक ऐसे शख्स को देखती है जिसे उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी। जी हाँ, बीरेन प्रधान, वही बीरेन प्रधान जो कभी उनका मकान मालिक और ख्याति का प्राइवेट ट्यूटर हुआ करता था। बीरेन यहाँ अपने घर से 170 किलोमीटर दूर काकरबिट्टा में क्या कर रहा था। बीरेन को देखकर राधा को लगा कि पक्का किसी न किसी तरीके से बीरेन ख्याति की किडनैपिंग में शामिल हैं। हालांकि बीरेन ने राधा को नहीं देखा। राधा ने अपने घर वालों को अपना शक बताया और ठीक से सोचने के बाद सबने यही सुझाव दिया कि पहले एक बार ख्याति किडनैपर के चुंगल से छूटकर आ जाए, उसके बाद बीरेन को पुलिस के हवाले किया जाए। अगले दिन सुबह राधा का नौकर राम 10 लाख रुपए लेकर किडनैपर की बताई जगह पर पहुंचा। इस बार किडनैपर मुंह पर नकाब बांधकर पैसे वसूल करने आया था। पैसे लेते वक्त किडनैपर ने राम को कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राम भी हैरान रह गया। उसे किडनैपर की आवाज़ जानी पहचानी लगी। उधर किडनैपर को भी लगा कि राम ने उसे पहचान लिया है। उसने चाकू निकाला और राम पर हमला कर दिया। हालांकि राम उसे ठीक तरीके से लड़ा और वहां से बचकर भाग गया। राम जब राधा से वापस मिला तो वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसने राधा को अपना शक बताया और कहा कि किडनैपर कोई और नहीं, उनका पुराना मकान मालिक और दोस्त बीरेन प्रधान ही हैं। राधा और राम उसी रात बस में बैठकर काठमांडू के लिए निकल गए। एक दिन तक पूरा परिवार इंतज़ार करता रहा कि शायद वादे के मुताबिक किसी भी वक्त ख्याति की रिहाई हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जब अगले दिन सुबह तक ख्याति वापस नहीं आई तो श्रेष्ठा परिवार ने काठमांडू पुलिस स्टेशन में बीरेन प्रधान के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। हालांकि उनके पास बीरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। 21 जून 2009 ख्याति के अगवा होने के 19 दिन बाद आखिर पुलिस ने बीरेन को काठमांडू से ही गिरफ्तार किया। पहले तो उसने ख्याति को अगवा करने के बारे में कुछ भी जानने से मना कर दिया, पर पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि ख्याति को अगवा करने का प्लान पूरी तरह से उसी ने बनाया था। असल में बीरेन को जुए की गंदी लत लग गई थी और उसी वजह से उसके सिर पर भारी कर्जा बढ़ गया था, जिसे चुकाने में बीरेन असमर्थ था। ख्याति के किडनैपिंग के कुछ वक्त पहले ही बीरेन को ख्याति के घर जाना हुआ था, जब उसने ख्याति के माँ बाप के साथ डिनर तक किया था। बातों बातों में ख्याति के माँ बाप ने बीरेन को बताया कि ख्याति पढ़ाई में बहुत ही तेज़ हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो ख्याति को आगे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजेंगे, और उसी लिए उन्होंने ख्याति की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। यहीं से बीरेन के दिमाग में ख्याति की किडनैपिंग का प्लान तैयार हुआ। बीरेन का प्लान ये था कि ख्याति के माँ बाप से फिरौती के पैसे लेकर वो अपना कर्ज चुकाएगा और फिर देश छोड़कर भाग जाएगा। अपने इस खौफनाक प्लान को अंजाम देने के लिए बीरेन ने 16 साल की मरीना शाकिया को वाव मैगज़ीन का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर ख्याति से बात करवाई। मरीना शाकिया आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की स्टूडेंट थी। इसी स्कूल में कुछ साल पहले बीरेन पढ़ाया करता था। इतना ही नहीं, 16 साल की मरीना के साथ 42 साल के बीरेन के नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। बीरेन ने अपने कन्फेशन में बताया कि जब खसीबू के अपार्टमेंट में ख्याति ने उसे देखा तो वो भी बीरेन को देखकर हैरान हो गई, पर बीरेन ने किसी तरीके से ख्याति को रोकने पर मना लिया। ख्याति वहीं पर बैठकर मैगज़ीन के इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगी। ऐसे में बीरेन ने ख्याति को नशे की दवाई मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक पिलाया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही ख्याति कुछ घंटों के लिए बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे सब समझ में आने लगा। वो घबराकर रोने और चिल्लाने लगी। ये देखकर बीरेन भी घबराया और उसने क्लोरोफॉर्म मिलाया हुआ कपड़ा ख्याति के नाक पर कस के दबा दिया, जिसके बाद ख्याति वही बेहोश होकर गिर गई। हालांकि बीरेन ने जाने अनजाने में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में क्लोरोफॉर्म मिला दिया था,
जिसकी बदौलत ख्याति वहीं पर मर गई। बीरेन को जब पता चला कि ख्याति मर चुकी हैं तो उसने पुलिस से बचने के लिए एक खौफनाक रास्ता ढूंढा। उसने ख्याति की लाश को 10 अलग अलग टुकड़ों में काटना शुरू किया। ख्याति के दोनों हाथ और दोनों पैरों को काट दिया और उसके सिर को बदन से अलग कर दिया और ख्याति के बदन के इन अलग अलग टुकड़ों को काठमांडू के अलग अलग जगह पर फेंक दिया ताकि किसी को लाश की पहचान ही ना हो सके। 13 जून को काठमांडू के कचरे के ढेर से एक राह चलते मुसाफिर को इंसानी पैर के कुछ टुकड़े मिले थे। पुलिस को उस वक्त ख्याति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मिले हुए इंसानी जिस्म के टुकड़ों को अनआइडेंटिफाइड सब्जेक्ट का नाम देकर मुर्दा घर में रखा गया। जब पुलिस ने कुछ सख्ती दिखाई तो बीरेन पुलिस को उन सभी जगहों पर ले गया जहां उसने ख्याति के जिस्म के टुकड़ों को फेंका था। सिम्बुर नदी से ख्याति का धड़ मिला। उसका सर रानीबन नाम के इलाके के एक हाईवे के पास से बरामद हुआ। ख्याति का चेहरा इस कदर गल चुका था कि उसके चेहरे से ख्याति की पहचान ही नहीं हो पा रही थी। डीएनए टेस्ट के बाद ये कंफर्म हुआ कि मिले हुए जिस्म के टुकड़े ख्याति के ही हैं। जब इस हत्याकांड की कहानी लोगों के सामने आई तो नेपाल के लोगों में भारी गुस्सा दिखाई दिया। खास करके स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ। नेपाल के कानून में उस वक्त मौत की सज़ा का कोई जिक्र नहीं था। कोर्ट ने बीरेन को 39 साल की जेल की सज़ा सुनाई। मरीना, जो कि उस वक्त नाबालिग थी, उसे भी 34 साल की सज़ा सुनाई गई। बीरेन अभी भी जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है, जबकि मरीना ने जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी और मास्टर्स डिग्री हासिल की। अपने अच्छे बर्ताव को लेकर मरीना को साल 2020 में जेल से आज़ाद कर दिया गया। ख्याति श्रेष्ठा आज भी नेपाल के लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। अगर आपका भी दिल ख्याति की कहानी से भर गया हो तो कमेंट में रिप ख्याति लिखें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।